हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए जो 2026 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th का जो 26 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के हिस्ट्री के इतिहास के में दोस्तों जो आपके चैप्टर वाइज है, सब पूर्ण चैप्टर के जितने भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिक्स को मेरे दोस्तों क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, समझेंगे। और जैसे चैप्टर मेरे दोस्तों क्या होगा, समाप्त होगा, उसके बाद से आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चंस भी मेरे दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के जो क्लास में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी चैप्टर के बारे में मेरे दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप बता दें कि यूरोप जो है वह क्या है मेरे दोस्तों, महादेश है। क्या है? महादेश है। यानी इसमें बहुत सारे देश क्या होंगे, शामिल होंगे। विश्व में अगर कुल महादेशों की संख्या बात किया जाए मेरे दोस्तों, कितना है, तो 7 महादेश है। कितने महादेश है? 7। जिसमें से 5वें नंबर पर, जो क्षेत्रफल के अनुसार 5वें नंबर पर जो है वह कौन आता है मेरे दोस्तों, आपका यूरोप आता है। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे आपका जो है यूरोप आता है। इसी यूरोप महादेश में हमें राष्ट्रवाद के बारे में क्या करना है मेरे दोस्तों, पढ़ना है कि वहाँ पे राष्ट्रवाद की किस प्रकार से क्या हुई, उत्पत्ति हुई और उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए। यह सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में जानकारी करना है। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको इसमें का हर एक टॉपिक आसानी से मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्या कर पाएंगे मेरे दोस्तों, प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक एकदम शिद्दत से देखेंगे तो आपको बिल्कुल मेरे दोस्तों क्या होगा, समझ में आएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं इस चैप्टर को क्या करने वाला हूँ, आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले, यानी समझाने वाला हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है, फिर आगे हम क्या करेंगे, राष्ट्रवाद की परिभाषा के बारे में देखेंगे। लेकिन समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब मेरे दोस्तों सीधा सा मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम की भावना का जागृत होना मेरे दोस्तों क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार से एकता, किसी भी प्रकार से मेरे दोस्तों क्या, एकता, एकजुट होना क्या कहलाता है, अपने देश के प्रति एकजुट होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो वहीं समझेंगे हम कि यूरोप में किस प्रकार से मेरे दोस्तों क्या हुई, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। इन्हीं चीज़ों को हमें इस चैप्टर में क्या करना है, समझना है। तो चलिए मेरे दोस्तों बढ़ते हैं और चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आप सभी को बता दूँ कि आज पे जो आपके अभी बताए कि जो आपका किताब है वह संपूर्ण किताब को हमने नहीं, बल्कि उस किताब के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को इतना विश्वास रखिए कि उसमें से एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। प्रत्येक टॉपिक को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला और बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि मेरे दोस्तों कि जो यूरोप महादेश है उसमें राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इन चीज़ों को समझते हैं। तो पहले राष्ट्रवाद समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या बनती है, वाहक बनती है। मेरे दोस्तों अभी बताया कि यह क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो अगर एकता का अगर कुछ वाहक बनता है, तो जो चीज़ें एकता का वाहक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो उनको एकजुट करने का क्या करता है, कार्य करता है, उसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरे अर्थों में अगर इसको समझा जाए तो दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट क्या करते हैं, मानते हैं। यानी यह एक ऐसे समूह की, किसी समूह की एक आस्था होती है जिसके तहत लोग क्या करते हैं कि खुद को इतिहास के आधार पर, परंपरा के आधार पर, भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एकजुट कर लेते हैं। वह क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। तो मेरे दोस्तों यह मैं आपको विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यह राष्ट्रवाद होता क्या है, यह चीज़ें समझ में आ गई होगी।
अब समझते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता क्या है। यह तो हमने समझ लिया कि राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है। अब राष्ट्रवाद का अर्थ होता क्या है उसको समझते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी राष्ट्र के प्रति क्या निष्ठा का जागना, दृढ़ निश्चय होना, राष्ट्रीय चेतना का होना, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। आपको मैंने चैप्टर शुरू होने से ही पहले बता दिया कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम की भावना या राष्ट्रीय चेतना का जागृत होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। तो यह राष्ट्रवाद का क्या होता है मेरे दोस्तों, अर्थ होता है। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब समझते हैं कि राष्ट्रवाद का जो बीज आरोपण था, यानी कैसे शुरुआत हुआ, कहाँ पे, यूरोप में किस प्रकार से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, तो उसको समझते हैं। यानी बीजारोपण कैसे हुआ उस चीज़ को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, समझते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच। मेरे दोस्तों पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना, यानी बहुत सारी परंपराओं को छोड़ करके नए चीज़ों को क्या कर लेना, अपना लेना, वह क्या होता है मेरे दोस्तों, पुनर्जागरण होता है। इससे पहले हम बात करें कि 14वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो उस समय धर्म पर पूरी चीज़ें आधारित थी, लेकिन उसके बाद से लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति इसको लेकर के अपनाना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। उसी को क्या कहा गया, पुनर्जागरण का काल कहा गया, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच थी। और यह काल मेरे दोस्तों क्या था कि जब अंधकारमय युग इसको कहा जाता था, अंधकार युग कहा जाता था, जब लोगों को सही चीज़ों के बारे में परख करने की जानकारी नहीं थी। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई। यानी बीज आरोपण तो कब हो गया था, पुनर्जागरण के काल में ही हो गया था, लेकिन जब 1789 के फ्रांस की क्रांति हुई, वहीं से यह विशाल रूप में, उन्नत रूप में क्या हुई, प्रकट हुई। और तेजी से राष्ट्रवाद का जो भावना था वह यूरोप में क्या होने लगा, फैलने लगा। आगे समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी यूरोप में राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो भावना का जो विकास था वह फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों, 1789 में ही। और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण जो थे उसने महत्वपूर्ण क्या किया, योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय, यानी ऐसे उच्चतम लोगों का वर्ग जिनमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अभिजात्य वर्गीय कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु क्या कर दिया, बना दिया। यानी फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, इसने क्या किया कि लोगों की जो चीज़ें थी, यानी लोगों का जो अधिकार था, उन चीज़ों को इसने क्या कर दिया, अखबारों में पहुंचा दिया, सड़कों तक, सर्वसाधारण की वस्तु यानी लोगों तक, आम लोगों तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब समझते हैं मेरे दोस्तों, यह तो हमने समझ लिया कि बीजारोपण जो था वह कैसे हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कैसे हुआ था। अब समझते हैं कि वियना कांग्रेस जो है वह क्या है। तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुआ, आयोजित किया गया था। वियना कांग्रेस में दोस्तों क्या था कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का क्या था, एक सम्मेलन था जो कब हुआ था, 1815 में। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में। यह सम्मेलन 18 सितंबर से 14 जून 1815 तक हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वियना में आयोजित हुआ था। वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की क्या है मेरे दोस्तों, यह राजधानी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ होगा, वियना है। अब समझते हैं मेरे दोस्तों कि नेपोलियन कौन था। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि वियना कांग्रेस जो था वह क्या था, तो यूरोपीय देशों में राजदूतों क्या था, एक सम्मेलन था जो कहाँ आयोजित हुआ था मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो 18 सितंबर से लेकर 14 जून 1815 तक सम्मेलन हुआ था। अब समझते हैं कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया, प्रभावित किया। यानी नेपोलियन जो था एक महान राजा था जिसने अपने व्यक्तित्व से
और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। यानी इसके प्रभाव से बहुत सारी चीज़ों में क्या हो गया, बदलाव हो गया। अपनी योग्यता के बल पर 14 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया, सेनापति बन गया था। यानी नेपोलियन जो था वह इतना योग्य था कि 24 वर्ष की ही आयु में क्या हो गया था, सेनापति क्या हो गया था मेरे दोस्तों, बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का क्या बन गया, शासक बन गया। उसने कई युद्धों में क्या किया, फ्रांसीसी सेना को क्या किया, जीत दिलाया और बहुत लोकप्रियता उसने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। उसके बाद से फ्रांस का वह क्या बन गया, शासक बन गया। यानी फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया। अब समझते हैं कि मेरे दोस्तों अब तक हमने समझ लिया कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन जो था वह क्या था, एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व से क्या किया, यूरोप के इतिहास को क्या किया, प्रभावित किया और बाद में चल करके फ्रांस का वह क्या बन गया, सम्राट बन गया, शासक बन गया था। अब समझते हैं कि उदारवादी क्या होता है। उदारवादी से क्या समझते हैं, अभी हमने बताया मेरे दोस्तों कि एक एक टॉपिक के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक क्या करेंगे, देखेंगे। उदारवादी मतलब समझते हैं कि उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर क्या है, आधारित है, जिसका अर्थ है क्या, आज़ाद। उदारवादी का अर्थ क्या होता है, आज़ाद होता है। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। यानी उदारवाद जो होता है बहुत जल्दी बदलाव करने की बात पर भरोसा करता है, विश्वास देता है। रूढ़िवादी क्या होता है, तो रूढ़िवादी का मतलब होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। क्या एक ऐसी राजनीतिक दर्शन परंपरा होती है जो स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर क्या करती है, जोर देती है और धीरे धीरे विकास को क्या करती है, प्राथमिकता देती है। और उदारवादी का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से विकास को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। और ये रूढ़िवादी धीरे धीरे विकास को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। अब समझते हैं कि जो चैप्टर मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं आप इस चैप्टर में समझने वाली, उन चीज़ों को आप समझते हैं। अभी तक हमने चैप्टर के परिचय से संबंधित चीज़ों को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। अब जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है उन चीज़ों को समझते हैं। वियना सम्मेलन के बारे में अब जानते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में क्या हुई, एकत्र हुई। नेपोलियन का पतन जब 1814 में हो गया था तो 1815 में क्या हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया और सभी उसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुई, एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यह सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। यानी जिसके नेपोलियन के युगों को ने क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, उसी व्यवस्था को फिर से पुनः क्या करना था, स्थापित करना था। किसके द्वारा, इनके इस सम्मेलन के द्वारा। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया था, कौन, मेटरनिख, उसी ने क्या किया, इसकी मेजबानी की, किसकी, वियना सम्मेलन की। आगे समझते हैं कि मेटरनिख युग जो था वह क्या था। प्रश्न भी पूछता है कि मेटरनिख युग क्या है। तो वियना सम्मेलन के माध्यम से एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा दूसरी तरफ मेटरनिख युग की क्या हुई, शुरुआत हुई। इसने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई राज्यों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। किसने, मेटरनिख ने। मेटरनिख ने कहा है कि जो इटली है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर इस पर हमें कब्जा करके रखना, अधिकार करके रखना है तो क्यों नहीं इसको क्या कर दिया जाए, कई भागों में क्या कर दे, बांट दे। मेरे दोस्तों देखे होंगे कि घर परिवार में ऐसे भी होता है कि अगर आस पड़ोस के लोग चाहते हैं कि इसके घर में क्या हो, एकजुट न रहे। अब जैसे सीधा से समझिए कि जब अपना देश क्या हो रहा था कि 1857 की क्रांति के समय में दोस्तों, जब पूरा देश एकत्रित हुआ था तो उसके बाद से उसने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया था कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अगर ये सभी लोग अगर एकजुट रहेंगे तो इन्हें पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। इसलिए इनको क्या कर दो, बांट दो, अलग कर दो, तो इन पर राज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ऐसा ही उन लोगों ने किया। जब बंगाल का विभाजन उन लोगों ने किया था तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर उन लोगों ने क्या कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया। अगर अलग अलग रहेंगे तो राज करना क्या होता है, आसान होता है।
ठीक वैसे ही इसने भी क्या किया, किसने, मेटरनिख ने क्या कर दिया, इटली को कई भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की क्या हुई, पुनर्स्थापना हुई, यानी फिर से पुरानी व्यवस्था को इसने क्या कर दिया, अपने युग में ला दिया। तो मेटरनिख युग जो था मेरे दोस्तों वह 1815 से 1848 ईस्वी तक क्या हुआ था मेरे दोस्तों, चला था। किसका युग, मेटरनिख का युग। अब समझते हैं आगे कि विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह क्या कहलाता है, विचारधारा कहलाता है। यानी एक ही जैसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों कुछ सूचित करने या इंगित करने वाले विचारों के जो समूह होती हैं उसे क्या कहा जाता है, विचारधारा कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रांस से होती है। जब फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में, तो उसके बाद से क्या होती है, राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रांस में होती है। अब समझते हैं कि नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। यानी जब नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का राजा बना, तो उसके बाद से उसने क्या किया कि प्रजातंत्र को हटा दिया, यानी लोगों का जो शासन था उसको हटा दिया और राजतंत्र क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। उसने 1804 में नागरिक संहिता स्थापित किया, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। और फिर उसने 1804 में क्या किया, नागरिक संहिता क्या किया, स्थापित किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता नाम से भी क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, जाना जाता है। अब समझते हैं कि नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804 वह था क्या, नागरिक संहिता। तो कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। ये कानून के समक्ष सभी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के हो, सबको क्या रखा गया, बराबर। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को क्या रख दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया। तीसरा क्या था कि भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से क्या की गई, मुक्ति दिलाई गई। यह था नेपोलियन संहिता 1804 की कुछ बातें। अब समझते हैं मेरे दोस्तों जागीरदारी। अभी जागीरदारी शब्द आया तो जागीरदारी का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। यानी जागीरदारी जो होती है वह क्या होता है कि इसके तहत किसान होते हैं, जमींदार या उद्योगपति जो होते हैं, वह जितने भी चीज़ों को तैयार करेंगे या सामान बनाएंगे, उन चीज़ों में से कुछ हिस्सा जो होगा वह कर के रूप में सरकार को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसी को क्या कहा जाता है, जागीरदारी कहा जाता है। अब समझते हैं यूरोपीय समाज की जो संरचना थी वह कैसी थी। तो 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, एक निम्न वर्ग जिसको क्या कहा जाता था, कृषक वर्ग कहा जाता था। और फिर बाद में बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसे क्या कहा गया, मध्यम वर्ग कहा गया। मध्यम वर्ग में जितने भी जो नौकरी पेशा लोग थे उनको मध्यम वर्ग में क्या किया जाता था, रखा जाता था। जो काम करने वाले लोग थे, किसान थे, उनको कृषक वर्ग में यानी निम्न वर्ग में रखा जाता था। और बाकी जितने भी बड़े अधिकारी जो थे या जितने भी पुरोहित, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों को किस में रखा गया, उच्च वर्ग में। अब समझते हैं मेरे दोस्तों फ्रांस में राष्ट्रवाद का क्या उदय। तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां क्या बना, फ्रांस का राजा बना। अब क्या किया गया मेरे दोस्तों, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्या किया गया कि पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, नहीं पहले वाली जो व्यवस्था थी उन व्यवस्था को लाने के लिए एक राजवंश स्थापित किया, बुर्बो राजवंश, जिसका राजा कौन बना, लुई 18वां क्या बना, फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसको किसने मिटा दिया था, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया था, मिटा दिया था। उसी व्यवस्था को पुनः क्या करना था, स्थापित करना था। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने इटली, जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की क्या कर दी, पुनर्स्थापना कर दी।
लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रत्व की भावना का प्रसार हुआ, जिससे सभी देश क्या हो गए, प्रभावित हो गए। लेकिन यह व्यवस्था जो थी वह ज़्यादा दिन तक रही नहीं और जल्द ही लोगों के अंदर यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी और उसने सभी देशों को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था स्थापित करने का क्या किया, प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में क्या हो रहा, चलता रहा था। इसके बाद से आया चार्ल्स दशम के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में क्या हुआ, सामने आया। अब क्या, लुई 18वां जब फ्रांस का राजा बना तो उसने सही चीज़ों को अपनाया, जिससे लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित रहे और किसी प्रकार की क्रांति न हो। लेकिन उसके बाद से जब चार्ल्स दशम का शासनकाल आया तो उस घोषणा पत्र में क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, जो इसका परिणाम आगे चल करके 1830 की क्रांति के रूप में क्या हो गया, सामने स्थापित हुआ, पाया गया। अब समझते हैं मेरे दोस्तों जुलाई 1830 की क्रांति। यह प्रश्न ही आपसे पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। तो चलिए मेरे दोस्तों समझते हैं पूरे अच्छे तरीके से और सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। चार्ल्स दशम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी क्या था मेरे दोस्तों, शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का क्या किया, कार्य किया। यानी यह चाहता नहीं था कि लोग इसके खिलाफ या लोग इसके खिलाफ कभी बोले, इसलिए इसने जो राष्ट्रीयता उभर रही थी उसको इसने दबाने का क्या किया, प्रयास किया। उसके द्वारा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री का किया गया, बनाया गया और इसी के द्वारा चार्ल्स दशम के द्वारा ही पोलिग्नेक को क्या किया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, जो क्या था, यह भी एक निरंकुश ही शासक था। पोलिग्नेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान के पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का क्या किया, प्रयास किया। अब नेपोलियन संहिता जो 1804 में उसने लागू किया था कि सभी को क्या मिलेगा, समान रूप से अधिकार मिलेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, पोलिग्नेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्गों की स्थापना कर दिया और उनको विशेष अधिकार देने का क्या किया, प्रयास किया। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, लेकिन प्रतिनिधि सदन के जो लोग थे उसने लोगों ने और उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध क्या किया, गहरा असंतोष किया, यह सही नहीं है, उचित नहीं है। चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का क्या किया, प्रयास किया। लेकिन जब इसके खिलाफ प्रतिनिधि सदन में बहस हुई और बोला गया तो इसने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया, जिसमें जो उदारी लोग थे, उदारवादी लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो बताई गई बातें थी उन चीज़ों को गला घोंटने का इसने क्या कर दिया, प्रयास किया, यानी दबाने का क्या किया मेरे दोस्तों, प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया और जिसके कारण इसके विरोध में इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्या हो गई, क्रांति की लहर दौड़ गई और 28 जून 1830 को गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। फिर से मेरे दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी। तो जुलाई 1830 की क्रांति के समय में दोस्तों शासक कौन था, चार्ल्स दशम, जिसने पोलिग्नेक को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। यह दोनों निरंकुश और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, जिसने लोगों को क्या किया, गला घोंटने का उसने क्या किया, प्रयास किया। अर्थात जो नागरिक संहिता 1804 में जो लागू की गई थी कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेगा, उस अधिकारों को इसने गला घोंटने का क्या किया, प्रयास किया था, जिसके कारण लोगों ने इसका क्या किया, उदारवादियों ने और प्रतिनिधि सदन के लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, जिसके फलस्वरूप इसने क्या किया कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी कर दिए। यानी 4 तरह की बातें, और वे ऐसी बातें थी जिसमें उदारवादी लोगों के द्वारा बताई गई बातों का दमन करना था, यानी दबाना था,
जिसके कारण लोगों ने इसका विरोध किया और 28 जून 1830 को गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। आई होप आप सभी को मेरे दोस्तों समझ में आया होगा। अब परिणाम इसका समझते हैं। तो जब जुलाई 1830 की क्रांति हुई तो चार्ल्स दसम राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी राजगद्दी छोड़कर के वह भाग गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। और इस तरह से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो शासन था चार्ल्स दसम का, वह क्या हो गया, अंत हो गया। तो पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या होगा मेरे दोस्तों, चार्ल्स दसम। क्या होगा मेरे दोस्तों, चार्ल्स दसम जो था वही क्या था, इसका शासक था। इसी के समय क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। अब इस क्रांति के प्रभाव समझ लेते हैं। इस क्रांति का क्या था, प्रभाव क्या था। इस क्रांति ने फ्रांस के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इस क्रांति की वजह से फिर से फ्रांस की जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, यानी जो नेपोलियन के द्वारा लाई गई थी, उन्हीं चीज़ों को फिर से लागू करने का क्या किया, प्रयास किया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया। अब इस जुलाई 1830 की क्रांति के प्रभाव से संपूर्ण यूरोप में खलबली मच गई और इसने देशभक्ति की भावना को क्या कर दिया, जगा दिया, और सभी यूरोपीय राष्ट्रों राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग को क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया, यानी शुरू कर दिया। कौन सी क्रांति? तो जुलाई 1830 की क्रांति। इस क्रांति से इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन क्या हुए, उठ खड़े हुए। और जुलाई 1830 की क्रांति के कारण मेरे दोस्तों इटली में, जर्मनी में, यूनान में, पोलैंड में, हंगरी में, यह सभी यूरोप के क्या है, देश हैं। तो सभी जगह पे जो तत्कालीन उस समय की जो व्यवस्था थी, उन चीज़ों के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हो गया। किसके कारण से? जुलाई 1830 की क्रांति के कारण से। फिर आगे चल करके फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में 1848 की क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। लेकिन मेरे दोस्तों फिर से क्या हुआ कि इसके बाद से एक राजा फिर बना, लुई फिलिप। बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की क्या हुई थी मेरे दोस्तों, स्थापना हुई थी। किसकी? आर्लियंस वंश की स्थापना हुई थी, जिसका शासक बना था लुई फिलिप। कुछ समय तक इसने क्या किया, अच्छे तरीके से शासन किया, यानी लोगों के प्रति शासन किया, लेकिन बाद में यह भी धीरे धीरे निरंकुश होने लगा, जिसके कारण फिर से लोगों ने इसके खिलाफ भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे 1848 की क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। अब मेरे दोस्तों समझते हैं कि 1848 की जो क्रांति थी वह क्या थी। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यानी लुई फिलिप जो था एक उदारवादी शासक था, यानी यह स्वतंत्र विचारों का शासक था, यानी लोगों के अनुरूप शासन करना चाहता था। लेकिन इसने जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, किसको? गीजो को, यह कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के क्या था, विरुद्ध था। गीजो जो था, जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, वह कभी भी नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से वैधानिक, सामाजिक या आर्थिक सुधार हो। उसके हमेशा यह क्या रहता था, खिलाफ रहता था, विरुद्ध रहता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद किया, जो अल्पमत में थे। अब इसने क्या किया कि लुई फिलिप जो था, उसने क्या किया कि पूंजीपति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखने का क्या किया, प्रयास किया। कि कम वोट थे इनके, कम लोग थे, उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता मिल रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों इसके जो साथी थे, वह कोई भी अच्छे व्यक्तियों का साथ इसके साथ नहीं मिला। विदेश नीतियों में भी इसके लिए क्या था, समस्या बन रही थी।
उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी क्या होने लगी, व्याप्त होने लगी, जिससे गीजों की क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। अब इसके शासनकाल में क्या होने लगा, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण लोगों ने गीजों को कहा कि यह प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, इसकी आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का क्या किया, आयोजन किया। कब, 22 फरवरी 1848 को। किसके द्वारा, सुधारवादियों के द्वारा। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर क्या किया गया, मजबूर किया गया। और लोगों ने क्या किया कि लुई फिलिप से लोग कहने लगे कि वह राजा के लायक नहीं है, उसको गद्दी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना है। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड क्या हो गया, चला गया। फिर मेरे दोस्तों 24 फरवरी को लुई फिलिप ने क्या कर दिया, गद्दी छोड़ दिया और कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की क्या की, मेरे दोस्तों, गारंटी दे दी। उसके बाद से नेशनल असेंबली ने क्या किया, गणतंत्र की घोषणा कर दिया और 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, जो वयस्क थे, उन लोगों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार क्या कर दिया, दे दिया गया और काम के अधिकार की भी क्या कर दी, मेरे दोस्तों, गारंटी दे दी गई। अब समझते हैं मेरे दोस्तों कि इस क्रांति के जो प्रभाव थे वह क्या था, कि 1848 की क्रांति का प्रभाव। तो मेरे दोस्तों 1848 की क्रांति का प्रभाव किसके शासनकाल में, तो लुई फिलिप के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, लुई फिलिप के शासनकाल में। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था, तो गीजो को इसने क्या किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था और इसे खिलाफ क्या हुआ था, 1848 की क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांति ने सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। इसने केवल पुरातन व्यवस्था का ही अंत नहीं किया, बल्कि कई देशों में को प्रभावित इसने कर दिया, जहाँ पे समय समय पर क्रांति देखने को क्या होती है, मेरे दोस्तों, मिलती है। तो यह मेरे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, 1848 की क्रांति को क्या कर लिया, समझ लिया। मेरे दोस्तों अगर पूरा चैप्टर हम लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इस वीडियो को मैं देख करके आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को एक ही साथ पूरे चैप्टर का वीडियो चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके मेरे दोस्तों क्या करेंगे, सेट वाइज थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बनाएंगे। तो आप सभी को एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर चाहिए या पार्ट वाइज करके चाहिए, या आप सभी कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जवाब देंगे और साथ साथ में यह भी जवाब देंगे कि आप सभी को और जितना हमने पढ़ाया वह चीज़ें आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, इन चीज़ों को भी क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, साथ साथ में जितने भी लोग देखेंगे सभी दोस्तों को यह कहना है कि सभी लोग देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि वे भी बेहतर तरीके से हिस्ट्री, साथ साथ में मेरे दोस्तों सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पूरे सब्जेक्ट से आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ टॉपिक वाइज और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या करेंगे मेरे दोस्तों, देखेंगे। इसलिए अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे कि वे भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर के इटली के एकीकरण, या अब इसके बाद से इटली का एकीकरण मेरे दोस्तों क्या होगा, शुरू होगा। उन चीज़ों को आप सभी के सामने नेक्स्ट पार्ट में मैं दोस्तों क्या आऊँगा, लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।